नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा पार्ट पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास की दूसरा वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। तो यह दंगल वीडियो सेकंड होगी, रिवीजन क्लासेज होगी और मैं आपसे वादा करता हूं कि वीडियो इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपको पॉलिटिकल के किसी भी टॉपिक पर यदि हमारा प्रश्न है तो उसकी संपूर्ण डिटेल में आपको बताया जा रहा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। बिल्कुल कम समय में समग्र पढ़ाई के लिए कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मैं आपसे कहता हूं यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मैं नहीं कहता आप लाइक करें, यदि अच्छी लगे तो करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों के पुनर्गठन के लिए स्थापित जेबीपी समिति का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन 1 है पोट्टी श्री रामुलु, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है पट्टाभी सीतारामैया। तो जेबीपी समिति के जो अध्यक्ष नहीं थे वो है ऑप्शन ए पोट्टी श्री रामालू। अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। दिसंबर 1948 में भाषाई प्रांत आयोग, जिसे धर आयोग की सिफारिश का अध्ययन करने के लिए कांग्रेस द्वारा जेबीपी समिति का गठन किया गया। तो याद रखें, जेबीपी समिति कब गठन की गई? दिसंबर 1948 में। किसके द्वारा की गई? कांग्रेस के द्वारा की गई। इसके सदस्यों के रूप में जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि आयोग दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होगा या होना चाहिए। हालांकि इस देश में भाषाई राज्यों के प्रति मजबूत जन भावना की उपस्थिति को भी स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 2, फजल अली आयोग ने किस राज्य पुनर्गठन आयोग योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की? इनमें से कौन सा एक कारक है जो इसमें से नहीं है? तो पहला ऑप्शन है की एकता, सुरक्षा की अनुरक्षण और संरक्षण। दूसरा ऑप्शन है भाषा व एकरूपता। तीसरा ऑप्शन है योजना और चौथा ऑप्शन है एक राज्य एक भाषा। तो फजल अली आयोग के तहत राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारणों में से एक नहीं था, वो था एक राज्य एक भाषा। अब बात कर लेते हैं फजल अली आयोग की, अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आंध्र प्रदेश के निर्माण में अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसी कारण भारत सरकार का दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। तो इसे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 भी कह सकते हैं। इसके अन्य 2 सदस्य थे एम पानीकर और एच.एन. कुजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पूर्ण निर्वधान में भारत की एकता की प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने इस राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। पहला है एक देश की एकता, सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण। तो इस प्रश्न से और क्या प्रश्न निकल सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब गई? 1953 में। और इसके कितने सदस्य थे? 3 थे। कौन कौन से? पानीकर और कुजरू। तो 4 बड़े कार्यों की पहचान की गई। तो पहला कार्य था देश की एकता, सुरक्षा का अनुरक्षण व संरक्षण करना। दूसरा था भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा था वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। चौथा था प्रत्येक राज्य पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उनका संवर्धन करना।
आयोग की सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए, 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। इस आयोग के तहत 16 राज्य 3 प्रदेशों का निर्माण किया जाए। सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। तो अगला प्रश्न है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन में हो तब निम्नलिखित में से किस अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए न्यायालय में की अधिकार निलंबित करता रहता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए देखें 20 और 21, ऑप्शन बी देखें 21 और 22, ऑप्शन सी है 19 और 20, ऑप्शन डी है 15 और 16। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 और 21। यह कभी भी आपातकाल शुरू होने पर ख़त्म नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21। तो अब इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ी ध्यान से सुनें और पेशेंस बनाए रखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। तो हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। तो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो धर्म, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रति निषेध करता है? वो अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 1 में क्या कहा गया है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित है होगा। और 2 राज्य के अधीन नियोजन या पद से संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश किसी के आधार पर न कोई नागरिक अपात्र होगा न उसके विभेद किया जाएगा। विश्व के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, लिंग, उद्भव, जन्मजात, निवास और इसमें से अनुच्छेद 19 ए याद रखें। अनुच्छेद 19 ए, अगर अनुच्छेद 19 के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 19 ए के पहले पार्ट में तो क्या कहा गया है? तो ए में सभी नागरिकों को के में वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। खे में शांतिपूर्ण व निरायुध युद्ध सम्मेलन का वर्णन किया गया है। गे में संगम और संघ बनाने का, और गह में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवधारण संरचना, और डेम भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्वाचन करने या बस जाने की ओर, और 6 में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा से संबंध में संरक्षण से संबंधित है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहरा जाएगा तब तक उसके ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो। किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया और इसमें अधिक शक्ति की भागी नहीं होगा जो उसके अपराध किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। तो 20(2) में क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा, बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो 20(23) में क्या कहा है? किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं और विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार के बारे में बात की गई है। संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति के उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। इसलिए आपातकाल स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी हुए हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट से आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखने का अधिकार है। तो ये क्या है? तो याद रखें आपको 21 भारतीय संविधान जीवन का अधिकार दिया गया है। 44 संशोधन से किया गया है। आपातकाल में 20 और 21 कभी निलंबित नहीं थे। 22 में
अपना वकील कर सकता है। हिरासत में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के कोष में समुपस्थित कुओं, टैंकों, स्नान घरों का प्रयोग उसके करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है डी है अनुच्छेद 17। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद बी है 15। तो हम बात कर लेते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रति निषेध करता है। अनुच्छेद 15(1) में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलभूत जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान या इसमें से किसी के लिए आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या अनुच्छेद 15(2) ख में पूर्ण या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होता। अनुच्छेद 15(3) में इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को स्त्रियों, बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निरावश्यक नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15(4) में इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कोई बात राज्य को सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के इन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने के निरावश्यक नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(6) में इस अनुच्छेद के अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को अनुच्छेद 15(6) के ख खंड में 4 और खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से विभिन्न नागरिकों को आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निरावश्यक नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15(6) में खंड 4 खंड 5 को उल्लेखित रोगों के विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्लभ किन्हीं वर्गों को उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने का यह निर्धारित नहीं है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह लेख कानून के समक्षता, समानता, कानून के समान संरक्षण। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 का ए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 2 कहता है राज्य में अधीन किसान नियोजन या पद से संबंध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास आदि या इसके शौकियों के आधार पर न कोई व्यक्ति अपात्र होगा और न इसे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है तथा उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जा सकता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य को व्यादेश दिया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो ऑप्शन ए है 85वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 86वां संशोधन, ऑप्शन सी है 87वां और ऑप्शन डी है 88वां। तो इसका उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान के अंत याचित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग, याद रखिए ये भी पूछते, शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों को आधिकारिक जो अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि औपचारिक, स्कूल और कर्तव्य अनिवार्य मापदंडों को
मानकों को पूरा करता है में संतोषजनक एवं एकमात्र गुणवत्ता वाली पूर्णकालीन आरंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे को का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के और ITI अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ITI अधिनियम के शीर्ष में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। अगला अनुच्छेद के यथा बच्चों के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानून बाध्य रखता है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने या उसकी रक्षा करने का प्रावधान निहित है। तो ऑप्शन 1 है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो इसका उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य। इम्पोर्टेंट हो जाता है मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो प्रश्न पूछते हैं किस समिति के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संशोधन। कब हुआ? 76 में हुआ। किसे जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कैसे? तो नंबर 1 है प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे व उसके आदर से संस्थानों, राष्ट्रध्वज और गान का आदर करे। दूसरा मौलिक अधिकार कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित कर रखे और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उन्हें अक्षुण्ण। 4 है देश की रक्षा करे। 5 है भारत के सभी लोगों में समरता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। 6 है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उनका प्रशिक्षण करे। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करे। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान अर्जन की भावना को विकसित करे। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां है माता पिता संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना। 46वां संविधान संशोधन 2002। मौलिक कर्तव्य संविधान के गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? इससे प्रश्न पूछा जाता है कि अखंडता और प्रभुता को संपन्न बनाए रखना कौन है? तो ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 11 हैं। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है संविधान? 42वां संशोधन। और किस समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पूर्ण चुनाव की अर्हता का अधिसूचित करता है? तो ऑप्शन 1 है 54 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी। अब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु पूर्व अपेक्षाएं। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को नामांकन में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में 50 निर्वाचक द्वारा अनुमोदन के रूप में समर्थन दिया जाना चाहिए। तो 50 तो निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक होने चाहिए, 50 ही होने चाहिए अनुमोदक। तो दूसरी शर्त क्या है? प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है जो उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों को छठा हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में जब्त होने के लिए दायित्व है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए 15,000 रुपये लगते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन और सिद्धांत। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण मत के माध्यम से होगा। तो किससे होता है? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु मतदान की रीति उस मतदान की एक गुप्त मत प्रणाली है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल संविधान अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 54वें, जिसमें सम्मिलित होंगे संसद के, इसके निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नोट: अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 के उद्देश्य की पूर्ति। राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश
पांडिचारी भी शामिल होगा। तो कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं, कौन कौन कब राष्ट्रपति बन सकता है? संसद के दोनों सदन इसके उसमें भाग लेते हैं इलेक्शन में, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश और पांडिचेरी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान राष्ट्रपति के निर्वाह के संबंधित किसी भी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान नहीं कर सकता? निम्नलिखित व्यक्तियों में समूह राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते। तो लोकसभा नहीं कर सकता, राज्यसभा नहीं कर सकती, और 12 के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभा में मनोनीत सदस्य अनुच्छेद 53 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका के अलग ही माना गया है। अतः इसमें राष्ट्रपति को न्याय के प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से कोई शक्ति नहीं दी गई है, किंतु इसके बाद भी कुछ शक्तियां हैं जो न्यायिक रूप से राष्ट्रपति को मिलती हैं। तो कौन कौन सी शक्ति है? तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के परामर्श का अधिकार है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के तहत उच्च न्यायालय और 127 के तहत उच्चतम न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। उच्चतम न्यायालय को अगर राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो उच्च न्यायालय को उसके मनाने के बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार होता है अनुच्छेद 280 के तहत। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के धन और वित्त विधेयक तथा अनुदान मांगे लोकसभा में पारित नहीं की जा सकती। कौन कौन सी? धन और वित्त विधेयक। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति थल, वायु, जल तीनों सेनाओं का प्रधान सेना प्रमुख होता है, जिस अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के युद्ध घोषित और शांति स्थापन की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को तीन आती हैं। ये 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति हैं। तो आपातकालीन की श्रेणी में राष्ट्रीय आपातकाल। भारत का राष्ट्रपति बाहरी में हो तो अनुच्छेद 252 में भारत का राष्ट्रपति बाहरी हो तो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय शासन। भारत के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल में प्रतिवेदन मिलने या राष्ट्रपति को समाधान हो जाने से उसके राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। तो अनुच्छेद 360 के तहत किसी राष्ट्रपति या एक समाधान हो तो उसमें किसी भाग से वित्तीय स्थायित्व कर संकट पैदा हो सकता है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा 1960 में और अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया और घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति। निलंबनकारी वीटो शक्ति। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के पूर्ण विचार हेतु लौटा देता है। यदि संसद में विधेयक और पूर्ण किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अपवाद क्या है? राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं होती। ऑप्शन बी, मंत्री परिषद के सभी महत्वपूर्ण मामलों और विचार परामर्श के अवगत करने का अधिकार। ऑप्शन सी, आपातकाल शक्तियां होती हैं, इसका उपयोग वह अपने विवेक से कर सकता है। ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वीटो करने की शक्ति होती है। तो इसका उत्तर भारत के राष्ट्रपति के पास होता है मंत्री परिषद के सभी महत्वपूर्ण मामलों और विचार विमर्श के अवगत होने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद संघ के मामले में सूचना जो प्राप्त करेगा वह अनुच्छेद 78 के तहत करेगा। सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन 74 के तहत करेगा। राष्ट्रपति को संघ के कुछ अधिकारी को पद से हटाने का अधिकार होता है, जिसमें संघ के मंत्री को हटा सकता है। राज्यपाल को महान्यायवादी आदि हैं, क्योंकि ये सभी राष्ट्र के प्रसाद प्रियत ही पद को धारण करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति की जाती है।
राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग के लिए अंतर्जातीय परिषद का गठन करता है, तो अनुच्छेद 263 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियाँ। भारत की राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होने के साथ साथ संसद का एक अंग होता है। संसद का गठन राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर ही किया गया है। तो अनुच्छेद संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 78-79 में किया गया है। संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावार करने की घोषणा का अधिकार अनुच्छेद 85 में किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, अनुच्छेद 87 में किया गया है। संसद के किसी भी सदन को निलंबित निरस्त के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार 86 में किया गया है। दोनों सदनों के मध्य विधेयक के सदस्य का मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार 108 में किया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है, तो अनुच्छेद 331 में किया गया है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है, तो अनुच्छेद 111 में वर्णन किया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियाँ न्यायिक शक्तियाँ हैं। इसके अर्थ इस मामले में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है, न ही अस्वीकार करता है, न ही लौटाता है, किंतु अनिश्चित के लिए विधेयक को लंबित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर विधेयक को वापस भेजना होता है। इस तरह विधेयक के मामले को राष्ट्रपति को अत्यधिक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, न कि निलंबनकारी वीटो शक्ति। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का एक हिस्सा होता है लेकिन उसके महाभियोग प्रस्ताव को भाग नहीं होता? तो ऑप्शन सुने, लोकसभा ए, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राज्य विधानसभाएं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य विधान परिषदें। भारत के विधायक की द्विसदनीय प्रणाली है। भारत की विधायक द्विसदनीय प्रणाली है। इस प्रकार संस्कृत के 2 राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद और विधान परिषद वाली कर्नाटक। अनुच्छेद 159 में गठन और उन्मूलन। संसद और विधान परिषद का विघटन कर सकती है और जहां से इसका गठन कर सकती है, तो संसद के विधान परिषद का जो वर्णन गठन का वर्णन 169 में किया गया है। विशेष बहुमत का तात्पर्य विधानसभा को कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए। विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य के विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्याओं 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो 171 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है, केवल संसद के दोनों सदनों में एक ही अपने मंत्रियों के चुनाव के लिए स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति से परामर्श के बाद अपना मंत्रिमंडल चुन सकता है। ऑप्शन सी, अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को अपनी स्वेच्छा से चुनने की स्वतंत्रता होता है। ऑप्शन डी, इसके पास पसंद के कैबिनेट सहयोगी चुनने की सहमति शक्ति है, लेकिन विवेकाधीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। तो इनमें से जो कथन सही है वो कथन सी सही है। अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को अपनी स्वेच्छा से चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। तो प्रधानमंत्री की योग्यताएं, प्रधानमंत्री कब बन सकता है व्यक्ति? संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के संसद का अनिवार्य सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी एक सदन का होना चाहिए। इस पद के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। वह सरकार किसी भी लाभप्रद पद पर नियुक्त न हो। भारत के राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करती है। प्रधानमंत्री नियुक्त करने अपने दल को सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाव देती है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं के लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों को सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है। मंत्रियों के विभाग का आवंटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। समय आने पर वे विभाग में फेरबदल भी कर सकते हैं। ये किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बहिष्कार करने राष्ट्रपति को दे सकते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्जातीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। यह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं। राज्य के बहुत से
पदाधिकारी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी कर देते हैं। संसद देश और विदेश में शासन की नीति का प्रमुख और अधिकृत प्रवक्ता प्रधानमंत्री होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।